हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एफसी सेकंड के अंदर एनवायरनमेंट के कुछ एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, मतलब वातावरण में होते हैं। वातावरण में क्या क्या होता है? तो फिजिकल एलिमेंट्स, बायोलॉजिकल एलिमेंट्स और कल्चरल एलिमेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? एनवायरनमेंट में तीनों प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज, मतलब तीनों ही एलिमेंट्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनवायरनमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस इट। एनवायरनमेंट क्या है? एक एक्सटर्नल फोर्स है जो उसको खुद को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? तो आपको मैंने जैसे कि बताया था कि आपको याद करना है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी डेफिनेशन आपको दी थी। तो ये वाली जो डेफिनेशन है ये साइंटिस्ट जे.एस. रॉस ने दी है। जे.एस. रॉस ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर। तो एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो आपको चार ऑप्शन दिए हैं, बायोटिक, एबायोटिक, सिम्बायोटिक या बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक। तो एनवायरनमेंट के दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच डायरेक्टली फीड ऑन प्रोड्यूसर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे फीड करते हैं, मतलब जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है उसको डायरेक्टली वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? सेप्रोफाइट्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं या डिकम्पोजर्स होते हैं। तो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे काम करते हैं। मतलब ये तो किसी भी चीज़ को तोड़ेंगे। सेप्रोफाइट्स को ही हम डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं। तो ये दोनों तो ऑप्शन से हट गए हैं। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, मेक ओन फूड। तो हमारे क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है कि द ऑर्गेनिज्म विच डायरेक्टली फीड ऑन प्रोड्यूसर्स। तो जो प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली फीड करता है वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो वो ऑर्गेनिजम्स है हमारा कार्निवोर्स। इनको हम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, एटमॉस्फेयर कंटेन्स अबाउट 78% ऑफ विच गैस। तो एटमॉस्फेयर में 78% कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन गैस। अप्रॉक्सीमेटली 78% ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। और अगर हम ऑक्सीजन की क्वांटिटी की बात करें तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 21%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, परसेंटेज ऑफ वाटर फाउंड इन सीज एंड ओशंस। मतलब जो हमारे समुद्र हैं और जो हमारे ओशंस हैं उनमें कितने परसेंटेज पानी पाया जाता है? सीज एंड ओशंस। तो इसका आंसर है 97% ऑफ वाटर इज फाउंड इन सीज एंड ओशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। आपने अगर थ्योरी वाले वीडियोस देखे होंगे तो आपने पढ़ा होगा उसमें कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता है, जिनको बनने में सालों साल लगते हैं, वो अर्थ के क्रस्ट से बनते हैं। तो इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? कोल, वाटर, वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट। तो इसका आंसर है कोल। कोयला जमीन में मिलता है एंड इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम टू डेवलप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, सॉइल इरोजन इज अफेक्टेड बाय। सॉइल इरोजन भी मैंने आपको पढ़ाया, इट इज अलार्मिंग टॉपिक। मतलब सॉइल इरोजन, जो मिट्टी की ऊपरी सतह होती है वो हट जाती है। किस चीज़ की वजह से हट जाती है? फ्लड, डिफॉरेस्टेशन, मोर रेन्स। फ्लड मतलब बाढ़ आ जाना, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ का कट जाना, और मोर रेन्स मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होना। तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो भी मिट्टी की लेयर हट जाएगी, पेड़ पौधे कटेंगे तो भी मिट्टी की लेयर हट जाएगी, और बाढ़ आएगी, फ्लड्स आएंगे तो भी हट जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, मतलब तीनों ऑप्शंस हमारे जो हैं वो करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ट्री कवर इज मैक्सिमम इन। सबसे ज़्यादा पेड़ जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ट्री कवर मैक्सिमम कहाँ पर है? तो ट्री कवर मैक्सिमम है हमारा वेस्ट कोस्ट में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? तो ये आंसर तो सबको ही पता होगा, एंड लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स थे उनमें ये क्वेश्चन था। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? 5 जून। आप नोट कर लीजिए इसको बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम बात करते हैं विच वन इज अ बायो फर्टिलाइजर। इनमें से कौन सा एक बायो फर्टिलाइजर है? तो हम बायो फर्टिलाइजर की बात करें तो कंपोस्ट जो होता है, कंपोस्ट होता है केचुए का खाद जो हम बनाते हैं, एक प्रोसेस होती है, इसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। इससे जो फर्टिलाइजर बनता है वो होता है बायो फर्टिलाइजर। बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक होते हैं, तो इसका जो ऑप्शन है वो कंपोस्ट है। एजोस्पिरिलम इज अ टाइप ऑफ माइक्रोब, सुपरफॉस्फेट एक मिनरल है, और यूरिया भी एक कंपाउंड है। तो आंसर क्या है हमारा? कंपोस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटेंसिव प्लांटिंग ऑफ ट्रीज टू इंक्रीज कवर इज कॉल्ड। बहुत ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करना किस प्रोसेस में आएगा? एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, एग्रोफॉरेस्टेशन या सोशल फॉरेस्ट्री। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं तो वो आता है एफॉरेस्टेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द इंडियन रिसर्च स्टेशन हिमाद्री इज लोकेटेड एट। एक इंडियन रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है हिमाद्री। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि अलग अलग रिसर्च स्टेशन कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये क्वेश्चन है द इंडियन रिसर्च स्टेशन हिमाद्री इज लोकेटेड एट। तो ये लोकेटेड है आर्टिक रीजन में, ठीक है। इसका आंसर है आर्टिक रीजन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। जूम कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन। जूम कल्टीवेशन एक प्रकार का कल्टीवेशन होता है, एक प्रकार का क्रॉप ग्रोइंग प्रोसेस होता है जूम कल्टीवेशन। और ये जो प्रोसेस है ये एक इंडिया के स्टेट नागालैंड में प्रैक्टिस की जाती है। तो इसका आंसर है नागालैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं द हार्नेसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ऑफन कॉजेज। जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है हमारी, उसको हार्नेस करने की वजह से क्या होता है, किस प्रकार का जो पॉल्यूशन होता है वो होता है। तो इसका आंसर हम देख लें, इसका आंसर है थर्मल पोल्यूशन। क्या आंसर है इसका? थर्मल पोल्यूशन। एंड थर्मल पोल्यूशन जो है वो यूजुअली थर्मल पावर प्लांट से निकलता है। और जो थर्मल पावर प्लांट से जो वेस्ट निकलता है, इसका मैंने आपको एक बार बताया था कि इसका आंसर होता है फ्लाई ऐश। ये एक प्रकार का वेस्ट है जो थर्मल पावर प्लांट से निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है बोथ पावर एंड मैन्योर इज प्रोड्यूस्ड बाय। पावर भी और मैन्योर भी, मतलब एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है पावर के फॉर्म में, और मैन्योर मतलब खाद भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इन सब में से कहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है? बायोगैस प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट या थर्मल प्लांट। तो बायोगैस प्लांट है इसका ऑप्शन। इससे हमको मीथेन गैस मिलती है। मीथेन गैस जो होती है वो यूजुअली जो हमारे गैस सिलेंडर्स होते हैं इसके ऑपोजिट में भी हम मतलब यूज़ कर सकते हैं। गांव में जो हमारे जो एरियाज़ होते हैं, रूरल एरियाज़ में मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। किस चीज़ से होता है? गोबर गैस प्लांट, आपने सुना होगा गोबर गैस प्लांट। तो उससे क्या निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। और फिर जो बचा हुआ जो गोबर होता है, मतलब जो ये गोबर गैस प्लांट्स में से होता है, ये मैन्योर के रूप में खेतों में डाल दिया जाता है, जिससे कि फसल अच्छी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ। जो हमारी नेचुरल गैस होती है उसमें मेनली क्या होता है, क्या प्रेजेंट होता है? तो अभी हमने बात करी थी गोबर गैस प्लांट की, ठीक है, उसमें या बायोगैस प्लांट की बात करी थी। तो उसमें जो नेचुरल गैस होती है मेनली उसमें मीथेन नाम का कंपाउंड होता है। एंड मीथेन का जो फुल फॉर्म है वो है CH4, ठीक है। बाकी इथेन, प्रोपेन, ये सब इसके अलग फॉर्म्स हैं, लेकिन नेचुरल गैस में क्या होता है? नेचुरल गैस में हमेशा मीथेन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इंडिया सी कोस्ट स्ट्रेचेस ओवर। मतलब जो भारत में जो समुद्र की जो कोस्ट है, मतलब कितने एरिया में जो समुद्र फैला हुआ है,
समुद्र का जो एरिया है वो कितने किलोमीटर्स का है, तो इसका आंसर है 6000 किलोमीटर्स। ठीक है, 6000 किलोमीटर्स का हमारे भारत का समुद्री एरियाज है या सी कोस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द इंडियन नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, ये इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो इस इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म भी आपको कभी आ सकता है, दैट इज नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको हम NEERI के नाम से भी जानते हैं। नीरी इज लोकेटेड इन, तो ये भैया लोकेटेड है नागपुर में। ठीक है, नीरी इज लोकेटेड इन नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, अ पावरफुल आई इरिटेंट प्रेजेंट इन स्मॉग, स्मॉग में उपस्थित पावरफुल आई इरिटेंट कौन सा है, तो ऑप्शंस आप पढ़िए, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या पैन या पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो इसका आंसर है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट या पैन। ये किस चीज़ में प्रेजेंट होता है, स्मॉग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, आईज को इरिटेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सपैंड द टर्म आईपीसीसी, आईपीसीसी टर्म को एक्सपैंड करिए या आईपीसीसी का फुल फॉर्म बताइए। क्या फुल फॉर्म होगा इसका, आप जरा रीड करिए इसको। इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक्सपैंड यूएनडीपी, टर्म यूएनडीपी को एक्सपैंड करिए। ये मैंने आपको जो थ्योरी वाले वीडियोस है उसमें बताया है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो हमारा इसका जो आंसर है वो क्या है, फर्स्ट है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आपको कोई ऑप्शन नहीं है, इन सब चीज़ों को आपको याद ही करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी पीस फाउंडेशन एनवायरमेंट सेल इज लोकेटेड इन, किस सेल की बात हो रही है, एक सेल है या एक पर्टिकुलर, हम बात कर ले, एक सेल है गांधी पीस फाउंडेशन एनवायरमेंट सेल। ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है दिल्ली में। ठीक है, इसका आंसर है दिल्ली। ये भी याद ही करना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो बायोडिग्रेडेबल है। मैंने आपको पढ़ाया है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसे सब्सटेंसेस जो डिग्रेड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। लेकिन ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, डिग्रेड नहीं होते, मतलब नहीं टूटते हैं और कहीं ना कहीं वो इसी अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनमें से बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, डीडीटी या पेपर। तो पेपर जो है उसको क्रश करके आप पानी में मिक्स कर सकते हैं, मिट्टी में वो एब्जॉर्ब हो सकता है, तो ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। बाकी जो तीनों चीज़ें हैं वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फ्लाई ऐश इज एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट जनरेटेड बाय, फ्लाई ऐश एक ऐसा एनवायरमेंटल पोल्यूशन है जो किस चीज़ से जनरेट होता है, थर्मल पावर प्लांट, फ्लोर मिल्स, ऑयल रिफाइनरीज या सीमेंट इंडस्ट्री। तो ये जनरेट होता है थर्मल पावर प्लांट से। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, द मेन एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य होगा भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, क्या करेगा ये। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे पहले तो होती क्या है, जो बारिश का पानी आता है, जो बारिश का पानी आता है उसको अंडरग्राउंड लेवल पे स्टोर करना इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहला ऑप्शन देखते हैं, रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, पानी के लॉस को कम करेगा। पानी लॉस कहाँ से हो रहा है जो कम करेगा, रिचार्ज ग्राउंड वाटर, रिचार्ज ग्राउंड वाटर मतलब पानी को ग्राउंड में ज़्यादा अमाउंट में लेकर के आएगा, मतलब जो ग्राउंड में वाटर है रिचार्ज करेगा उसको, मतलब और क्वांटिटी में पानी उसमें ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अवॉइड सॉइल इरोजन, मतलब मिट्टी का
उड़ जाना या इरोज हो जाना उसको अवॉइड करेगा। और नेक्स्ट इज अवॉइड फ्लड्स, मतलब बाढ़ को अवॉइड करेगा। तो इसका आंसर है रिचार्ज ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्मी कंपोस्ट इज एन, वर्मी कंपोस्ट क्या है? अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो क्या होता है, केचुए से खाद बनाना इज अ प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। इससे हमको किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर का इससे प्रोडक्शन होता है। तो बायो फर्टिलाइजर क्या है, बायो फर्टिलाइजर इज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इसका आंसर है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। पायरोलाइसिस इज मेथड अडॉप्टेड टू डिस्पोज ऑफ, पायरोलाइसिस एक ऐसा मेथड है जो अडॉप्ट किया जाता है किस चीज को डिस्पोज करने के लिए, कौन सा मेथड, पायरोलाइसिस। तो पायरोलाइसिस जो मेथड है वो अडॉप्ट किया जाता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। जो नगर पालिका से जो सॉलिड वेस्ट निकलता है, जो इकट्ठा करके वो लेकर के जाते हैं, उसको डिस्पोज करने के लिए जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, पायरोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड टू कंट्रोल, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होते हैं वो किस चीज को कंट्रोल करने के लिए काम आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो ये यूजुअली लगे होते हैं एयर फिल्टर्स में, किस चीज में लगे होते हैं, एयर फिल्टर्स में लगे होते हैं, और इसका आंसर है एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, इथेनॉल इज अ वायबल बायोफ्यूल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, इथेनॉल हमको इसमें से किस चीज में से ऑब्टेन किया जा सकता है, शुगर कैन, पोटैटो, राइस या वीट। तो आपको पता होगा कि जो हमारी वाइन मेकिंग इंडस्ट्री है वो यूजुअली किस चीज़ का यूज़ करती है, शुगर कैन का यूज़ करती है इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, शुगर केन। और इथेनॉल क्या है, बायोफ्यूल है, ठीक है। एज अ फ्यूल हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमको बायोलॉजिकली ऑब्टेन्ड हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोफ्यूल बोलेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।